देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंट करेंट। ठीक है, अकाउंट करेंट क्या है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद तो एक मिनट, मैंने जैमबोर्ड ओपन नहीं किया। देखो एक्चुअली अकाउंट करेंट जो है, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि कुछ एकदम अलग नया कुछ सीखना है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हमें लेजर पोस्टिंग आता है, लेजर हम लोग बनाने जानते हैं, चाहे हम लोग अपने डेटर का बनाए या क्रेडिटर का बनाए। ठीक है, बस इसमें कुछ कॉलम्स ऐड होने वाले हैं। ठीक है, और क्यों ऐड होगा वो हम बता देते हैं। देखो कंसेप्ट क्या होता है अकाउंट करेंट का। यहाँ पर हेडिंग कर लेते, चलो अकाउंट करेंट बोल के। अकाउंट करेंट, ठीक है। तो इसका जो समरी है वो ऐसा है कुछ। अकाउंट करेंट जो है, देखो हम लोग अगर किसी सेम पर्सन के साथ सेल और परचेस का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग मान लो मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स और यहाँ पर है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स और वाई में क्या होता है, रेगुलरली ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, ये दो पार्टीज है, इनके अंदर रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है। कैसा, सेल और परचेस का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है वो सेल भी करते हैं मिस्टर वाई को और मिस्टर वाई से परचेज भी करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह का। सिमिलरली मिस्टर वाई के लिए भी होता है, मिस्टर वाई जो है वो सेल भी करते हैं मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स से परचेज भी करते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रांजैक्शन इनके बीच हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब कोई भी मतलब मिस्टर एक्स अपने बुक्स में वाई का अकाउंट बनाएंगे, वाई अपने बुक्स में मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाएंगे, डिटेल्स जो है एक जगह पे रखने के लिए। ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर वो मिस्टर वाई का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और मिस्टर वाई के अकाउंट में वो क्या लिखेंगे, जब उनसे उनको सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स लिखेंगे, अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, कैश सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर तो होगा नहीं, मिस्टर वाई के अकाउंट में तो एंट्री नहीं होगा, कैश सेल होने से कैश अकाउंट में टू सेल होगा। ठीक है, और अगर मान लो क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो बाई परचेस लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें पेमेंट मिलने में, मिस्टर एक्स को मान लो सेल करके पेमेंट मिलने में अगर डिले हो रहा है या फिर परचेस करके पेमेंट देने में अगर डिले हो रहा है, तो मिस्टर वाई से वो इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर सेल का पेमेंट करने में देरी हो रहा है, ड्यू डेट से ज्यादा हो जा रहा है। और अगर मतलब मिस्टर एक्स को पेमेंट करना भी पड़ सकता है इंटरेस्ट का। ठीक है, क्यों इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है, अगर मिस्टर एक्स को जिस दिन पेमेंट करना था ड्यू डेट उसके बाद वो पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है उन्हें इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कॉलम जो है, यहाँ पर बस दो चार ही हमें कॉलम दिखेगा। ठीक है, ये जो लेजर है इसमें चार ही कॉलम दिखेगा, एक तो डेट जो मैंने दिखाया नहीं है, ये पर्टिकुलर्स के लिए जो टू सेल्स लिखा है, ठीक है, और अमाउंट, और इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ साथ इंटरेस्ट पेबल या रिसीवेबल, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए या फिर इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा फॉर डीले पेमेंट और डीले रिसीव, वो भी अगर हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, मतलब ऐसा एक लेजर बनाते हैं जहां पर हमें इंटरेस्ट का भी कॉलम मिल जाए। ठीक है, तो वो लेजर कैसे देखने में होगा, अगर हम लोग ऐसा लेजर बनाते हैं जहां पर हमें इंटरेस्ट दिखेगा, तो ये देखो डेट तो दिखना ही चाहिए, पर्टिकुलर्स तो रहेगा ही, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एक इंटरेस्ट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट, अच्छा अमाउंट तो रहेगा ही, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट। ठीक है, और एक डेज का कॉलम होता है, वो क्यों होता है हम बता देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट देखो कि यहाँ पर कुछ कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा। एक तो डेट, ये हर जगह पे रहेगा, चाहे ये लेजर बनाओ चाहे ये डिटेल्स वाला लेजर बनाओ। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, जितने का ट्रांजैक्शन हुआ, उसके साथ साथ डेज, मतलब कितने दिन का इंटरेस्ट जो है वो हमारा पेबल या रिसीवेबल हो रहा है, इंटरेस्ट, अगर ये
सारे मतलब डिटेल्स एक ही जगह पे हमें दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट करेंट। ठीक है, ये हो गया मेन समरी कि हमें अलग से इंटरेस्ट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें अलग से इंटरेस्ट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर ही देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अकाउंट कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अकाउंट करंट देख सकते हो क्या बोल रहा है, वे ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट कितने तरह से बन सकता है वो तो रूल्स है। पहले देखो ये अकाउंट करंट बनाने का क्या जरूरत है, तो इसका मेन जरूरत यहाँ पर दिख ही रहा होगा। देखो अगर एक ही पार्टी के साथ हमारा सेल ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल या पेएबल मोड में आता है, तो अगर सारे डिटेल्स को हम लोग एक ही अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तो हम लोग अकाउंट करंट बना सकते हैं सिर्फ डेटर अकाउंट की जगह। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, an account current is a running statement of transaction between parties for a given period of time and includes interest allowed or charged on various item. It takes the form of an ledger account. ठीक है, अकाउंट करंट क्या है, एक स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, एक रनिंग स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन का बिटवीन पार्टीज फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे, हो सकता है और भी किसी के साथ करे, उनका भी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा। जैसे ये मिस्टर वाई का बन गया, तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग मोर देन मतलब दो पार्टीज के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मंथली हो सकता है, वीकली ट्रांजैक्शन का लेजर बनाना चाहते हैं, ईयरली ट्रांजैक्शन का लेजर बनाना चाहते हैं। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड, और उनमें एक पैटर्न बना रखा है कि आप अगर ड्यू डेट पे नहीं करते हो या फिर आपको पैसा नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न किया जाएगा या पे किया जाएगा। ठीक है, इट टेक्स तो अलाउड और चार्ज ऑन वेरियस आइटम, इट टेक द फॉर्म ऑफ एन लेजर अकाउंट। तो इस पूरे डिटेल्स को हम लोग लेजर अकाउंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ अकाउंट करेंट का यूज होता है, देखो इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज। फॉर एग्जांपल, it is prepared by manufacturer who sell goods frequently to merchant on credit and receive payment from him in installment at different interval and charges interest on the amount which remains outstanding। क्या होता है, नॉर्मली दो पार्टीज के अंदर ऐसे भी हो सकता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है मैन्युफैक्चरर और जो है सेलर के बीच में। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है अपने मर्चेंट को, मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो जो भी नॉर्मल ग्रोसरी शॉप होता है ना, वहां पर बड़े बड़े कंपनी आके अपना प्रोडक्ट जो है वो दे के जाती है। जैसे मान लो नेस्ले का, नेस्ले कंपनी का गाड़ी आ सकता है, ठीक है, वो लोग दे के जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ब्रिटानिया, अलग अलग जो है कंपनी का लोग आके अपना जो है प्रोडक्ट दे के जाते हैं। आज के डेट पे जाके लाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो कंपनी खुद आके डिलीवरी करके जाती है और इंस्टॉलमेंट में पैसा लेके जाती है। जैसे मान लो इस मंथ में जो भी, ये 30 सितंबर हो गया, मान लो इस मंथ तक का जो भी खरीदारी हुआ है उसका पेमेंट अक्टूबर को कर दिया जाएगा। ऐसे कोई भी इनके अंदर एग्रीमेंट हुआ हो, इस तरह से पेमेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अगर कोई पैसा बाकी रह रहा है और पे नहीं कर पा रहा है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हो सकता है कभी कभी इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाए। ठीक है, तब ये अकाउंट करंट हमारे लिए हेल्पफुल होगा। या फिर कंसाइनी, कंसाइनमेंट हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कंसाइनी क्या होता है। एक्चुअली कंसाइनी क्या है, कंसाइनी एक ऐसा पर्सन है जो एजेंट के तरह काम करता है। ठीक है, जो हमारे जैसे मान लो हमारे गुड्स को वो बेच बेच सकता है। जैसे अगर जैसे देखो मॉल्स वगैरह में अगर देखोगे ना, जैसे बिग बाजार अभी तो बंद हो गया, चलो फिर भी एक एग्जांपल देखो, बिग बाजार में अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली दूसरे कंपनियां क्या करती है, अपना प्रोडक्ट बिग बाजार को देती है कि आप बेचो। ठीक है, तो बिग बाजार वो बेच देता है और उसके बदले उसे कमीशन मिल जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि बिग बाजार खुद से वो प्रोडक्ट कंपनी से ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है, बेच रहा है, तो उसे सेल प्राइस ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी बोल रही है, जैसे बिग बाजार का जो फर्नीचर सेक्टर था, ठीक है, वहां पर बहुत ही अलग अलग कंपनी का फर्नीचर रहता था, वो कंसाइनमेंट में होता था उनका। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अलग अलग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर कंपनी बिग बाजार को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती, बोलती है आप ये अपने काउंटर पे रखिए और बेचिए, इसके बदले हम आपको कमीशन देंगे। उनको सेल प्राइस नहीं मिलता था, उसका कमीशन मिलता था। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि सारा ही कमीशन मिलता था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि फर्नीचर का उनका कंसाइनमेंट होता है। ठीक है, अब हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट क्या हो गया, बेसिकली एजेंट के थ्रू से प्रोडक्ट बेचना। तो एजेंट के थ्रू से बेचने से जो एजेंट है
वो क्या प्रिपेयर कर सकता है, अकाउंट करेंट। क्यों? क्योंकि इफ द लेटर इज टू सेटल द अकाउंट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट एंड इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कंसाइनी को एक्चुअली क्या करना पड़ता है, कंसाइनर को, कंसाइनर कौन है, जिसका प्रोडक्ट वो बेच रहा है एज ए कमीशन एजेंट, उनको हमेशा डिटेल्स भेजना पड़ता है कि मैंने कितना प्रोडक्ट बेच दिया, कितना अभी भी प्रोडक्ट बेचना बाकी है, कितने मेरे क्लोजिंग स्टॉक में रहा है, ठीक है। वो सब डिटेल्स भेजता है। तो एक्चुअली क्या होता है, एजेंट के पास ही सेल करने के बाद जो पैसा है वो रह जाता है, ठीक है। बाद में कंसाइनर उसे कलेक्ट करता है, ठीक है। तो कंसाइनी जो है वो क्या कर सकता है, अकाउंट करेंट बना के रख सकता है कि उसे एक्चुअली जो कंसाइनर है उसको कितना पेमेंट करना है या फिर उससे कितना पैसा मिल सकता है। ये कंसाइनमेंट करोगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। अकाउंट करंट ऑल्सो प्रिपेयर टू सेट आउट ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन ए बैंकर एंड हिज कस्टमर। बैंक और कस्टमर के बीच में ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, विथड्रॉल करते हैं, चेक ड्रॉन करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग। कितना आजकल तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बात बात पे होता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं ग्रोसरी भी लेने गए तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑटो में होता है, ठीक है। अगर कैब में जाते हो तो उसमें होता है, हर एक जगह पे बैंक का ट्रांजैक्शन होता है। तो कितना फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है बैंक और कस्टमर के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए भी अकाउंट करेंट बना सकते हैं, क्योंकि बैंक भी क्या कर सकता है, इंटरेस्ट हमसे चार्ज कर सकता है कभी, और इंटरेस्ट कभी हमें दे भी सकता है, ठीक है। इट इज प्रीपेयर्ड व्हेन टू और मोर, उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोला, इट इज प्रीपेयर्ड व्हेन टू और मोर पर्संस आर इन जॉइंट वेंचर एंड ईच को वेंचरर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। को वेंचरर मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर का मतलब समझो। ज्वाइंट वेंचर मतलब जस्ट लाइक पार्टनरशिप होता है, ठीक है। ज्वाइंटली कोई बिजनेस करना, बट पार्टनरशिप और इसमें फर्क क्या है, पार्टनरशिप जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है। बाई चांस अगर किसी वजह से बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है वो बात अलग है, बिजनेस बंद हो गया, लेकिन ज्वाइंट वेंचर एक पर्पस के लिए होता है। वो पर्पस फुलफिल होने से ही वेंचर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। लेकिन पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता है कि हम लोग 2 साल पार्टनरशिप करेंगे फिर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है। बाकी पार्टनरशिप आगे नहीं चला, टूट गया, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, जैसे मान लो सीजनल बिजनेस के लिए ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। ज्वाइंट वेंचर हो सकता है कोई मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि रोड बनाने का, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने टेंडर बुलाया रोड बनाने का, अब 2-4 कंस्ट्रक्शन कंपनी मिल के रोड बना रही है, जैसे रोड बन जाएगा उनका ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिल के काम कर रही है तो पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोड बनने के बाद भी वो एक साथ ही काम करेंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये होता है ज्वाइंट वेंचर। तो वहां पर हर एक को वेंचर है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर बोलते हैं, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको। यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर में को वेंचरर बोलते हैं। को वेंचरर को इंटरेस्ट मिल सकता है उनके इन्वेस्टमेंट में, मतलब वो जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो बिजनेस चाहे 1 मंथ के लिए करे, 2 मंथ के लिए करे, या 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर उन्हें कोई पैसा वैसा मिल रहा है रिटर्न में, इंटरेस्ट वगैरह, तो उसका कैलकुलेशंस को रखने के लिए अकाउंट करेंट बना सकते हैं, ठीक है। एन अकाउंट करेंट हैज टू पार्टीज, वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर, ठीक है। अकाउंट करेंट में 2 पार्टीज रहते हैं, हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड। एक जन अकाउंट दूसरे को बना के भेजता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर अगर मिस्टर एक्स बना रहे तो मिस्टर एक्स ये अकाउंट को रेडी करके मिस्टर वाई को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, one who renders the account and the other to whom the account is rendered. This is indicated in the heading of an account current which is like the following, ठीक है। यहाँ पर एक रूल्स है लिखने का, क्या लिखना पड़ेगा, ए इन अकाउंट करेंट विथ बी। यानी यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते मिस्टर वाई अकाउंट, हमें लिखना पड़ेगा वाई इन अकाउंट करेंट विथ, वाई इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एक्स, ठीक है। सॉरी, वाई वाई होगा, यहाँ पर एक्स होगा, एक्स इन अकाउंट करेंट विथ, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर वाई, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ये देखो जैसे यहाँ पर बोला है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दिया ए इज ए इन अकाउंट करेंट विद बी, इट इंप्लाइज दैट ए इज द कस्टमर। अच्छा, कस्टमर को ए इन अकाउंट करेंट बोलना है। यहाँ पर कस्टमर कौन है, वाई। अच्छा, मैंने पहले ठीक ही लिखा था, सॉरी। ये देखो यहाँ पर वाई, यहाँ पर कस्टमर का नाम हो जाएगा वाई। वाई इन अकाउंट करेंट, वाई का अकाउंट करेंट बना रहे जो बन रहा है विथ मिस्टर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बता दिया है, ए इज द कस्टमर एंड द अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड एंड प्रीपेयर्ड बाय, प्रीपेयर टू हिम बाय बी। बी बना रहा है तो फिर ए इन अकाउंट करेंट विद बी होगा, तो एक्स बना रहा है तो वाई इन अकाउंट
अकाउंट करेंट विथ एक्स होगा। तो ये लिखने का जो पैटर्न है ये हमें फॉलो करना पड़ेगा अकाउंट करेंट में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट, अब कितने तरीके से अकाउंट करेंट बन सकता है, तो देखो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट करेंट हमारा बन सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। तो एक तो है इंटरेस्ट टेबल के हेल्प से, तो यहाँ पर एक बार लिख लो कि कितने तरीके से बन सकता है। तो अकाउंट करेंट का 3 मेथड होता है मेनली। अकाउंट करेंट का 3 मेथड होता है। पहला हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है बाय, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से, और बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। मेनली ये 3 तरीके से बनता है। आज हम लोग ये वाला मेथड देखेंगे। और एक चीज थोड़ा सा नोट डाउन करवा देते हैं कि हम लोग अकाउंट करेंट कब कब बनाते हैं, उसका एक देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा जिस्ट बता देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इट इज प्रिपेयर्ड। ये मेनली कब प्रिपेयर्ड होता है, जब एक ही पर्सन के साथ बार बार हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है। तब हम लोग अकाउंट करेंट बनाते हैं, ठीक है। और ये किन में मतलब कौन कौन इसका यूज कर सकता है वो भी लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट, इनके अंदर बहुत बार फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होते रहता है, तो ये बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन बना सकता है, सेकंड देखो, कंसाइनी कैन ऑल्सो प्रिपेयर प्रिपेयर्ड अकाउंट करेंट। कंसाइनी अकाउंट करेंट बना सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, और कौन बना सकता है, बैंकर और कस्टमर, इनके अंदर भी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंकर एंड कस्टमर, ठीक है, ये भी अकाउंट करेंट बना सकते हैं। और जॉइंट वेंचर, जो लोग जॉइंट वेंचर में काम करते हैं वहां पर को वेंचरर अकाउंट करेंट बना सकता है, को वेंचरर अकाउंट करेंट बना सकता है, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैंने जस्ट लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पर मेथड देखना पड़ेगा, कौन कौन सा मेथड होता है, ठीक है। पहला मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल के हेल्प से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है, रूल्स दे रखा है, हमें रूल्स का भी जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन देख के ही रूल्स को फिर हम यहाँ से पढ़ के बता देंगे कैसे करके होगा। तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 1, ये वाला हम लोग करेंगे, प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स। तो किसका अकाउंट करेंट बनाना है, नाथ ब्रदर्स का, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ श्याम, ठीक है। अकाउंट करेंट प्रिपेयर करना है नाथ ब्रदर्स के लिए, मतलब हमें बोला जा रहा है, ठीक है, नाथ ब्रदर्स के लिए अकाउंट करेंट बनाओ। और किसके लिए बनाना है, श्याम के लिए बनाना है, जिनके साथ उनका फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन हो रखा है, ठीक है। तो हम लोग कौन है, हम लोग नाथ ब्रदर्स के अकाउंटेंट है, तो हमें लिखना कैसे पड़ता है, कस्टमर का अकाउंट को हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो कैसे लिखना पड़ता है, यहाँ पर बता दिया था ना, ए इन अकाउंट करेंट विद बी, जहां पर ए हो जाएगा कस्टमर, मतलब कस्टमर का नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो नाथ ब्रदर्स के लिए अगर अकाउंट करेंट बनाएंगे तो उनका कस्टमर है श्याम, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर और क्या लिखना पड़ेगा देखते हैं, देखो कैसे करके प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या ट्रांजैक्शन दिया हुआ है देख लो, सितंबर 19 को गुड्स सोल्ड टू श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम। तो इससे पता चल रहा है कि नाथ ब्रदर्स ने ये सारे ट्रांजैक्शन को लिख रखा है कि मैंने श्याम को कब बेचा गुड्स, कब उनसे पैसा मिला, कब उनसे गुड्स परचेज किया, कब उनको पेमेंट किया, फिर पेमेंट किया, फिर गुड्स परचेज किया, फिर से गुड्स परचेज किया, फिर पेड टू श्याम, फिर गुड्स सोल्ड टू श्याम।
द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 तो ये पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 तक अकाउंट करेंट बनेगा, तो यहाँ पर हमें नीचे लिखना चाहिए इंटरेस्ट टू, यहाँ पर ये भी पढ़ के बता देते, कैलकुलेट इंटरेस्ट 6% पर एनम, ठीक है। 1 तक बनेगा और 6% का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट टू 1/2/2020 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कब तक का लगेगा? 1 Feb 2020 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट इतने तक का लगेगा, इसका मतलब क्या है? अकाउंट इज टू बी प्रीपेयर्ड, अकाउंट हमें 1 Feb तक प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हमें देखना पड़ेगा कि 1 Feb तक अगर किसी का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, मतलब शाम से इंटरेस्ट मिलेगा या शाम को इंटरेस्ट देना है, तो वो कितना होगा, ठीक है। अभी मेथड देखेंगे कैसे करके करना है। इंटरेस्ट रेट बता दिया 6% पर एनम, 1 ईयर का मतलब 365 लेने के लिए बोला है, यानी फेब को लीप ईयर लेने मना कर रहा है, सीधा सा बात है, ठीक है। फेब को लीप ईयर लेने मना किया, ये देखो ऐसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका अकाउंट का जो है लेजर फॉर्मेट वो बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉलम हो जाएगा, हमें थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो जगह नहीं होगा। ये देखो डेट, सबसे पहले लिखेंगे डेट, ये तो ऐसे भी होता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ये भी लेजर का नॉर्मल बात है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। कस्टमर का लेजर बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स होगा। अच्छा, यहाँ पर आएगा ड्यू डेट, ठीक है, यहाँ पर आएगा ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट के बाद आ जाएगा अमाउंट, उसके बाद डेज, उसके बाद इंटरेस्ट, डेज उसके बाद इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने लाइन लगा दिया, ठीक है। फिर सेम यहां पर होगा, ये देखो डेट, ट्रांजैक्शन डेट, फिर पर्टिकुलर्स। अच्छा, ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। इसमें से देखो, अगर हम लोग कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर कॉलम होता है, अमाउंट कॉलम होता है। एक्स्ट्रा हमें जो दिख रहा है, ड्यू डेट दिख रहा है, डेज दिख रहा है और इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट क्यों दिखेगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमें इंटरेस्ट भी यहाँ पर ही रिकॉर्ड करना है, तभी ये सिर्फ कस्टमर अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट करेंट है। अब कैसे करके इसका यूज होगा, तो देखो एक्चुअली ये अकाउंट कौन बना रहा है? नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स के अकाउंटेंट, यानी कि हमें नाथ ब्रदर्स ने अपॉइंट किया है, हम लोग बना रहे, ठीक है। सीधा सा बात है, हम लोग बना रहे हैं और हम लोगों को क्या करना है, शाम का रिकॉर्डिंग यहाँ पर करके दिखाना है, जो कि नाथ ब्रदर्स के कस्टमर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, सेप्टेम्बर 16 को गुड्स सोल्ड टू श्याम, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा, और इसका देखो ड्यू डेट दे रखा है, ये इसका मतलब पहले समझ लो कि 16 सितंबर को गुड्स बेचा गया और इसका पेमेंट करना है 1 अक्टूबर को, दैट इज द ड्यू डेट, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले डेट लिख लेते हैं। 16 सितंबर हम लोग का ट्रांजैक्शन डेट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16/9, ठीक है। और इसका ईयर क्या है, इसका ईयर है 2019, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2019। इसके बाद 20 आएगा तो 20 लिख देंगे। 2019 का 16 और इसका ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। ड्यू डेट में ड्यू डेट लिख देते हैं 1 अक्टूबर, ठीक है। ये भी 2019 का ही है, अगर चेंज होगा तो हम चेंज करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो पहले बोलो मुझे, गुड्स सोल्ड टू श्याम, नाथ ब्रदर्स क्या एंट्री करेगा अपने कस्टमर श्याम को गुड्स बेचने का एंट्री क्या करेगा, बोलो। जो गुड्स बेचने का एंट्री होगा वही यहाँ पर इसी तरह से पोस्ट होगा, अलग से कुछ हमें नहीं सीखना है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे। बोलो गुड सोल्ड टू श्याम का एंट्री क्या होगा? बोलो गुड सोल्ड टू श्याम का एंट्री क्या होगा? श्याम टू सेल्स। हाँ, श्याम टू सेल्स होगा। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये श्याम का ही अकाउंट है, ठीक है। कौन बना रहा है? नाथ ब्रदर्स बना रहा है, तो श्याम टू सेल्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। अमाउंट हम लोग देख के लिखेंगे जो दिया हुआ है 200, तो 200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने का मतलब है कि इंटरेस्ट तो सिर्फ तभी लगेगा अगर पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं, मतलब श्याम अगर 1 अक्टूबर को ये पूरा 200 नहीं देगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% बेसिस पे। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे होता है, क्योंकि ये अकाउंट हमें 1 फेब तक बनाना है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला इस अकाउंट को फर्स्ट फेब तक बनाओ। तो रूल्स ये है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्यू डेट है, ठीक है, ये जो ड्यू डेट है हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग ये ड्यू डेट को पेमेंट हमें नहीं मिलता है तो फर्स्ट फेब तक कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है, कितना इंटरेस्ट ड्यू हो सकता है, वो अभी से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट लगा नहीं है, अगर लगेगा तो कितना होगा फर्स्ट फेब तक वो हमें रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब जब तक का अकाउंट बनेगा, यहाँ पर जैसे फर्स्ट फेब बोला है, कुछ और टाइम पीरियड बोलता है तो कुछ और टाइम पीरियड, हमें देखना पड़ेगा जब तक का अकाउंट बनेगा तब तक का हमारा इंटरेस्ट कितने दिन के लिए ड्यू होगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो सिंपल, यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यू डेट। ठीक है, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। ड्यू डेट कितना है, ड्यू डेट है हम लोगों का 1 अक्टूबर। ठीक है, और हम लोगों का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और जैन फेब तक। ठीक है, फेब तक होगा। ठीक है, फेब तक होगा और इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये वर्किंग नोट बन रहा है। तो अक्टूबर का, अक्टूबर नॉर्मली 31 डेज का होता है, 31 माइनस 1 यानी 30 डेज, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31 और फेब का 28। लेकिन फेब का हमें 1 तारीख लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फेब का हमें 1 तारीख तक इस अकाउंट को बनाने के लिए बोला है, 28 तक नहीं बोला है, 1 फेब तक हमें अकाउंट बनाने बोला है। तो अगर हमें सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, 1 अक्टूबर को अगर नहीं मिलता है, तो 1 फेब तक जितने दिन हमें अकाउंट बनाने, अगर तब तक हमें पेमेंट नहीं मिलता है तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बन सकता है वो हम लोग अभी से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डेज कितना हो जाता है, यहाँ पर डेज का टोटल करना पड़ेगा, वही उस कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर मेरा, ठीक है, देखो अब हम लोग टोटल करके देखेंगे कितना डेज होगा। ठीक है, 30 30 30 30, ठीक है, 1 2 3 4, 120, 122, 23, 123 हो गया। ठीक है, ये डेज हो गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 123 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना डेज ड्यू हो रहा है, 123, इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 200 पे, 200 इंटू 123, ये देखो 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, ये 6% 365 डेज के लिए, 1 ईयर के लिए, तो 123 डेज के लिए कितना होगा, तो हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 200, हाँ, 4.4004, तो यहाँ पर लिख देंगे 4.04। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया 4.04। ये लेकिन इंटरेस्ट अभी लगा नहीं है क्योंकि अभी बेचा है, आज ही हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है इस डेट पे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि शाम कब तक हमें पे करते हैं, हमें डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम शाम, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कैश रिसिप्ट का एंट्री, कैश रिसिप्ट फ्रॉम शाम 90 रुपीज, 1 अक्टूबर को मिल गया। कैश रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा, बोलो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम शाम, कैश टू श्याम, बाई कैश, कैश टू श्याम, तो बाई कैश, ये श्याम अकाउंट है। कब मिला है, देखो 1 अक्टूबर को मिला है, क्वेश्चन हमें दे दिया है 1 अक्टूबर को मिला है, 1 अक्टूबर को ही मिलना चाहिए था। ये तो पहला ट्रांजैक्शन है 200 का, 1 अक्टूबर को हमें ये पूरा 200 मिलना चाहिए था, बट हमें मिला 90 रुपीज। ठीक है, हमें कितना मिला, 90 रुपीज 1 अक्टूबर को मिला। ठीक है, तो 90 रुपीज अगर 1 अक्टूबर को हमें मिल गया जो ड्यू डेट था, तो हमारा 90 रुपीज पे हम लोग शाम से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 90 रुपीज पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो जितना यहाँ पर रिकॉर्ड किया था ये पूरा था, जितने पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे उतना इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो इस तरह से, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1 अक्टूबर। ठीक है, डेज वही 123 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर से ही होगा। यहाँ पर 30 30 31 31 1 और यहाँ पर 123, लेकिन यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 90 पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि 90 रुपीज उन्होंने टाइम पे कर दिया है, तो ये 90 इसमें इंक्लूडेड था। ठीक है, अगर हमें 90 रुपीज पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने 90 का पेमेंट सही टाइम पे कर दिया है, तो कितना इंटरेस्ट कम हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं, ये चेक करो। अच्छा, इतना ज्यादा थोड़ी ना होगा, पता नहीं।
शायद कुछ गलत इंटू हो गया, 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365, 1.81 मतलब 1.819 है तो 1.82 लिख सकते हैं, 1.82। ठीक है, 1.82 का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तो पूरा 4.04 ही रिकॉर्ड कर लिया था, अब रिवर्स कर देंगे कितना, 123 डेज के हिसाब से 1.82 रिवर्स हो जाएगा, इतने का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। मतलब जितना हम लोगों ने क्रेडिट किया था कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो क्रेडिट एंट्री है ना, टू इंटरेस्ट है ना, तो ये एंट्री जो है ये हम लोगों ने ड्यू किया था कि अगर 200 रुपए टाइम पे नहीं मिले तो फर्स्ट फेब तक इतना इंटरेस्ट एक्रू होगा, लेकिन इसमें से हमें 90 रुपीज टाइम पे मिल गया तो उसका इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट मिलेगा अगर टाइम पे नहीं मिलता है, क्योंकि यही तो 1 अक्टूबर ही टाइम था इस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, और 1 अक्टूबर में हमें सिर्फ 90 मिला है। ठीक है, तो बाकी बचे हुए पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा जब तक वो पैसा हमें नहीं मिलता है। इन द मीन टाइम देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 21 अक्टूबर को गुड्स परचेस्ड किया इन्होंने शाम से, तो गुड्स परचेस किया है और उसका ड्यू डेट बनता है 1 दिसंबर को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स परचेस करने का एंट्री लिखना पड़ेगा। क्या होगा बोलो, गुड्स परचेस करने का एंट्री, बोलो गुड्स परचेस करने का एंट्री क्या होगा। 25 हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई परचेस। ठीक है, परचेस टू श्याम यानी बाई परचेस। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट भी लिखना है, ये सब ध्यान रखना है, 21 अक्टूबर ड्यू डेट 1 दिसंबर, 21 अक्टूबर ड्यू डेट 1 दिसंबर। ठीक है, कितने अमाउंट का परचेस किया है, देखो 500 का परचेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग पेमेंट 1 दिसंबर को नहीं कर पाते हैं तो 1 फेब तक जहां तक हमारा ये अकाउंट बन रहा है तब तक हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू डेट हो गया 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर यानी अक्टूबर में कुछ नहीं लिखना है, नवंबर में भी कुछ नहीं लिखना है, दिसंबर में लिखेंगे 31 - 1 यानी 30, जैन का 31, फेब का 1, तो 30 62 डेज। तो अमाउंट कितना था, अमाउंट था हम लोगों का यहाँ पर 500 था। ठीक है, 500 इंटू 6% इंटू 62/365, जितना होगा उतना इंटरेस्ट हमें देना पड़ सकता है अगर फेब तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाए अपना पेमेंट, सॉरी फेब बोल रहे हैं 1 दिसंबर तक। तो यहाँ पर कितना होगा देखो, चेक करते हैं, देखो कितना होगा। कैलकुलेटर कहाँ चला गया, बंद कर दिए क्या। अच्छा, ये देखो कितना होगा, 500 इंटू 6%, 500 इंटू 5.10। ठीक है, 5.10 करेंगे। ठीक है, 5.10 हो जाएगा, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं 5.10 और यहाँ पर हो जाएगा 62 डेज अगर हम लोग नहीं दे पाते। अब देखते हैं हम लोगों ने कब दिया क्या किया। यहाँ पर फिर देखो, फिर से गुड्स परचेस कर लिया, अच्छा उसका यहाँ पर कैश रिसिप्ट, सॉरी यहाँ पर जो लिखा है हम लोगों ने ड्यू हुआ था 1 दिसंबर, अब 1 नवंबर को हम लोगों ने पे कर दिया, मतलब अर्ली पे कर दिया। देखो हम लोगों को दिसंबर में पे करना था नॉर्मल हिसाब से, अब हम लोगों ने पे कर दिया है नवंबर को, तो अगर नवंबर को पे कर दिया है तो हमें रिबेट भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या रिबेट मिलेगा, मिलेगा, देखो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। पहले हम ये दिखा देते, 1 नवंबर को पेड टू श्याम। ठीक है, 330, तो श्याम को पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, श्याम मेरा क्रेडिटर था, पेमेंट इसीलिए कर रहे, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टू कैश बोल के यहाँ पर पे करके दिखाएंगे 1 नवंबर, देख लो डेट देख लो, 1 नवंबर पेड टू श्याम टू कैश। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन डेट है। ड्यू डेट कौन सा देंगे, ये पेमेंट कब होना चाहिए था, 1 दिसंबर को होना चाहिए था, बट 1 नवंबर को हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 नवंबर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी डेट को दे रहे हैं, जिस डेट को दे रहे हैं वही हम लोग का ड्यू डेट हो गया। अच्छा, कितना पेमेंट कर रहे हैं, देखो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 330, खरीदा था 500 का चीज, 330 पे अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, कितना अर्ली पेमेंट कर रहे हैं उसका डेज रिकॉर्ड करेंगे, 1 नवंबर, तो 31 - 1, सॉरी नवंबर तो 30 का होता है, 30 - 1 यानी 29। दिसंबर का कितना 31, जैन का कितना 31, फेब का कितना 1,
तो 31 प्लस 130 33 टाइम्स मतलब 92, ठीक है 92 हो जाएगा। अब हम लोगों ने फेब तक क्यों किया, सोचो क्यों फेब तक किया। इसका लॉजिक ये है कि हम लोग जब ये इसी ट्रांजैक्शन पे, ये 500 वाले ट्रांजैक्शन पे जब हम लोगों ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया तो फेब तक का रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पेमेंट अभी हम लोगों ने किया 330 का, उस पे भी हम लोगों ने इंटरेस्ट इतने दिन का ही रिकॉर्ड किया था। अब उस पे अगर हमें इंटरेस्ट कैंसिल करना है, ठीक है, क्यों कैंसिल करना है, पहला बात है कि टाइम से पहले पेमेंट हो गया तो इंटरेस्ट तो कैंसिल होता ही। अगर टाइम, अगर मान लो ये 1 की जगह 112 को पे होता तो इंटरेस्ट कैंसिल होता, लेकिन अभी इंटरेस्ट कैंसिल भी होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर 1 मंथ का हमें एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो वो मंथ यहाँ पर आ जाता है ना। अगर हमारा नवंबर का डेट नहीं होकर दिसंबर का होता तो हमें इतने दिन का मतलब 30 और यहाँ पर हो गया 63 डेज का इंटरेस्ट कैंसिल रिवर्स करना पड़ता। लेकिन अब उसके साथ 29 डेज पहले दे रहे हैं तो उसका भी रिबेट मिलेगा, तो टोटल कितना इंटरेस्ट कैंसिल कर देंगे, रिबेट का अमाउंट प्लस वो वाला अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 330 का पेमेंट हुआ है, पूरा 500 नहीं हुआ है। 330 पे 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कितना होगा, चेक करते हैं, कैलकुलेटर पे चेक करते हैं हम अपने। 330 इंटू 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ रहा है 4.990, ऐसे आ रहा है 4.990 आ रहा है, मतलब 5 रुपीज बोल सकते हैं, ठीक है। 5 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 5 रुपीज से इंटरेस्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डेज कितना लिखना पड़ेगा, डेज हो जाएगा ये 92 डेज आया था, ये देखो ये 92 डेज आया था, ठीक है। ये देखो 92 डेज आया था। अब ये देखो यहाँ पर लॉजिक है, हम लोगों ने 500 में 330 का क्या किया, अर्ली पेमेंट कर दिया है ना। 330 पे अर्ली पेमेंट कर दिया, इस वजह से हमें 1 मंथ का रिबेट मिलना चाहिए, और बाकी अमाउंट जो है उतने का तो हमारा इंटरेस्ट कैंसिल होना ही था, वैसे भी कैंसिल होना था अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो, ठीक है। अच्छा देखो क्यों हो रहा है, ये देखो हम यहाँ पर एक बार समझा भी देते हैं। ये देखो 1 नवंबर से लेके 1 दिसंबर ये होता है 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ का 1 मंथ यानी 30 डेज, तो 30 डेज का देखो कितने पे, 330 पे हम लोग 30 डेज का रीबेट ले सकते हैं, ठीक है। रीबेट ले लो, 30 डेज का कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 6%, चेक करो कितना हो जाएगा। 330 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 6%, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 1.62, मतलब 1.63 ले सकते हैं, 1.627 है तो 1.63 ले सकते हैं, ठीक है। और 1 दिसंबर से लेके 1 फेब तक का हमें इंटरेस्ट कैंसिल करना पड़ेगा, कितने पे, 330 पे, ठीक है। तो ये कितना टाइम होता है वो देखो, ये कितना टाइम होता है, 92 में 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 हो जाएगा, इस पे 6%, चेक करो कितना होता है। 330 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365 यानी कि 3.36, ठीक है 3.36। अब ये दोनों का टोटल करो, इतना ही आ जाएगा, 5 रुपीज ही आ जाएगा। 4.99 मतलब 5, वैसे ही 4.99 ही आ रहा था, हम मैंने उसको एडजस्ट करके 5 कर दिया। तो इसका मतलब 1 मंथ का ये रिबेट, ठीक है, ये रिबेट ये भी क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट टोटल जो ड्यू हुआ था ये तो पूरे 500 पे था, तो 330 का इंटरेस्ट जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था दिसंबर से लेके फेब तक का, वो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उतना पेमेंट कर दे रहा है तो उतने पे इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। और क्योंकि अर्ली कर रहा है तो 3.36 के साथ साथ और भी 1.63 यहाँ रिकॉर्ड होके ओवरऑल टोटल होके 4.99 यानी 5 हो जाएगा। जो यहाँ पर क्लियरली समझाने के लिए हम कर रहे हैं, देखो प्रोसेस बहुत ही आसान है, अगर सिर्फ प्रोसेस पे जाते हैं तो लिखो, डेज कैलकुलेट करो, आंसर लिखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीखना भी तो पड़ेगा कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है हम लोगों का क्रेडिट हो गया। अच्छा चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पेमेंट होगा। पेड टू श्याम 330, इसका हम लोगों ने कर लिया। फिर से है पेड टू श्याम 330 दिसंबर को, ठीक है। तो 1 दिसंबर को पेड टू श्याम, तो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कितना पेमेंट किया है, 330, तो यहाँ पर ड्यू डेट उतना ही आएगा, जिस दिन पे कर रहे वही ड्यू डेट हो जाएगा। और यहाँ पर डेज कितना हो जाएगा, 1 दिसंबर से काउंट करना है, ठीक है। तो 1 दिसंबर
तो 1 से अगर काउंट करेंगे तो दिसंबर का 31 माइनस 1 यानी 30, जैन, फेब, तो 30 30 62, ठीक है, 62 डेज, और 330 ही फिर से हम लोगों ने पेमेंट किया, तो 6% इंटू कितना हो जाएगा, 62 डिवाइडेड बाई 365, तो देखते हैं कितना होता है, 330 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है, कुछ गलत हो गया लग रहा है मेरा, 0 पॉइंट कैसे आ गया, 330 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365, 3.36 3.36 ना, हाँ वही है आंसर, 3.36। 3.36 होगा, चलो 3.36। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, देखो 500 में से 330 कर दिया, फिर से 330 किए, जबकि वो करना था कब, 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को ही कर रहे हैं, तो यानी कि नेक्स्ट 330 पे हमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और 330 मतलब यहाँ पर कितना दिन हो गया, 62 डेज हो गया, और यहाँ पर पेमेंट हो रहा है 3 पॉइंट, मतलब इंटरेस्ट हो रहा है 3.36, तो ये भी हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये इंटरेस्ट भी हमें नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 5 दिसंबर को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो फिर से सेम एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, 5 दिसंबर को बाई परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, 500 ड्यू डेट 1 जैन, 500 ड्यू डेट 1 जैन, 1 जैन को ये पेमेंट कर देना है, अगर नहीं करेंगे तो 1 फेब तक कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ क्या था ड्यू डेट, 1 जैन, ठीक है, 1 जैन से लेके हमें काउंट करना पड़ेगा, तो ये कौन सा कॉलम था, ये था हम लोगों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जैन, यानी 31 माइनस 1 30, और फेब का 1 यानी 32 डेज, ठीक है, 32 डेज पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी 31 डेज हो रहा है ना, 32 क्यों लिख दिया मैंने, 31 हो रहा है। अच्छा, अमाउंट कितना है, अमाउंट है देखो 500, ठीक है, 500 इंटू 6% इंटू 31/365, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 500 इंटू 6% इंटू, 1.54 हाँ 2.55 आ रहा है, 54755 आ जाएगा, 2.55, ठीक है, 2.55, यहाँ पर इतना इंटरेस्ट हमारा लग जाएगा अगर हम लोग टाइम पे पे नहीं करेंगे, 2.55 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर डेज हो जाएगा 31, ठीक है। ये फिर से परचेज हो गया मिडिल में, पहला परचेज का पूरा कंप्लीशन हुआ नहीं, देखो इसका मतलब ये तभी इसका इंटरेस्ट ड्यू होता ही जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर फिर से परचेज कर लिया है 200 का, इसका तो पेमेंट हुआ नहीं है, फिर से 10 दिसंबर को परचेज हो गया, 10 दिसंबर को फिर से बाई परचेज लिखेंगे, एंट्रीज जो है नॉर्मल रूल्स के हिसाब से ही होता है, 1 जैन हम लोग का ड्यू डेट हो जाएगा, अमाउंट हो गया 200, ठीक है। अब डेज कैलकुलेट करना है, 10 दिसंबर के बाद से, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अच्छा दिसंबर से ही तो काउंट करना है, तो 31 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 डेज, जैन का 31, फेब का 1, तो 30 और 20 53 डेज हो जाएगा, ठीक है, 53 डेज हो गया। अब एक मिनट, मैंने क्या गलत लिख दिया, दिसंबर, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, 1 जैन है ड्यू डेट, 1 जैन को है, अच्छा मैंने 10 दिसंबर ट्रांजैक्शन डेट लिख दिया गलती से, 1 जैन, हमें तो ड्यू डेट लिखना चाहिए ना, 1 जैन, तो ये 31 माइनस 1, 30 प्लस 1, 31, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 31 डेज आ रहा है, और 600 का परचेस था या 200 का था, एक मिनट देख लेते हैं, 200 था, 200 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड, हाँ 31 कैसे आया, ये देखो, ये देखो यहाँ पर
डेट ड्यू, ये ट्रांजैक्शन डेट है जिस दिन परचेस किए, लेकिन ड्यू डेट क्या है 1/1 फर्स्ट ऑफ जैन। ये देखो ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ जैन को हमें पेमेंट करना है। अगर फर्स्ट ऑफ जैन के पहले करते हैं तो रिबेट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ जैन के बाद नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ जैन के बाद करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा वो हम लोग फेब तक काउंट करेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ जैन, ये अक्टूबर का कॉलम में कुछ नहीं आएगा, नवंबर दिसंबर, जैन में आएगा। जैन का 1 तारीख परचेज हुआ है तो 31 - 1 यानी 30, और फेब का 1 तारीख, 1 तारीख तक हमें अकाउंट बनाना है, यानी टोटल 31 डेज के लिए हमारा कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा वही हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा फेब तक के अकाउंटिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है। 200 इंटू 6%, अच्छा, डिवाइडेड बाई 365 इंटू 31 डेज, तो ये हो जाएगा 1.019, मतलब 1.02 लिख सकते हैं, 1.02 लिख सकते हैं। तो इतना इंटरेस्ट हमें देना पड़ सकता है अगर हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो 1.02 हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 200 वाला। फिर 2020 आ गया, पेड टू श्याम 600, हम लोगों ने श्याम को 600 पे किया है। ठीक है, अब ये 2020 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 2020 लिखेंगे, फिर यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ जैन हम लोगों ने पे किया, फर्स्ट ऑफ जैन को हमारा एक ड्यू डेट था भी, तो हम लोगों ने पे किया है टू कैश बोल के 600। ठीक है, 600 पे किया है। तो जितना अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया फर्स्ट ऑफ जैन के अंदर, ठीक है, उस पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वो कौन सा होगा, देखो हम लोग पे कर रहे हैं मतलब परचेस पे कर रहे हैं। एक परचेस का ड्यू डेट था फर्स्ट ऑफ दिसंबर, वो चला गया है। एक परचेस का ड्यू डेट था फर्स्ट ऑफ जैन, और एक परचेस का ड्यू डेट भी था फर्स्ट ऑफ जैन, यानी 700 का पेमेंट हमें फर्स्ट ऑफ जैन के अंदर करना था, जिसमें से 600 का पेमेंट हम लोग फर्स्ट ऑफ जैन के अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब 600 पे हमारा जो भी इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखा था वो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उतने पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और कब तक काउंट होगा, ड्यू डेट से लेके जहां तक हमारा अकाउंट बन रहा है। ठीक है, ड्यू डेट कौन सा है, फर्स्ट ऑफ जैन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ जैन से हम लोग यहाँ पर, तो ये दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 - 1, ये 31 हो गया। ठीक है, 600 इंटू 6% इंटू 31/365, चेक करते कितना होता है। 600 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 31। ठीक है, तो ये हो रहा है 3.057, यानी 3.06। ठीक है, ये हो गया 3.06, इतना इंटरेस्ट हमारा रिवर्स हो जाएगा 3.06। ठीक है, ये देखो 3.06, ये देखो टोटल इंटरेस्ट कितना था, ये 700 पे देखो 2.55 टोटल करो, 2.55 प्लस 1.02। ठीक है, तो 3.57 था, उसमें से 3.06 हमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने 600 का पेमेंट टाइम पे कर दिया 700 में से। बाकी 100 का हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100 के लिए हमारा क्या हुआ है, हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है ना। ये देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यहाँ पर 700 था, हम लोगों ने 600 पे किया है। ठीक है, क्यों क्यों यही वाला पेमेंट ले रहे, ये भी तो परचेस था, इसका ड्यू डेट 1 दिसंबर था ना, हम लोगों ने वो पेमेंट किया है 1 जैन वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते जाओगे तो वो रिकॉर्ड होते जाएगा। यहाँ पर डेज लिख लेते हैं, डेज आ गया है 31 डेज। ठीक है, ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 9 जैन को हम लोगों ने गुड्स बेच दिया है शाम को 20 रुपीज का, जिसका ड्यू डेट है 1 फेब, तो सेल कर रहे तो इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2020 लिखना पड़ेगा, स्टार्ट हो रहा है 9 कितना फेब है, 9 जैन है, सॉरी 9 जैन है, हम लोगों ने सेल किया है तो सेल इधर होगा, सॉरी 2 सेल्स इधर होगा, 9 जैन 2 सेल्स। ठीक है, कितने का सेल किया है 20, और ड्यू डेट है 1 फेब, 1 फेब को पे कर देना है, 20 रुपीज का सेल किया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर अकाउंट जो रिकॉर्ड करेंगे, अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर दिखाते हैं। 1 फेब ड्यू डेट है, 1 फेब से हमें 1 फेब, तो अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर दिसंबर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जैन है, जैन भी नहीं होगा, फेब का
वन, वन माइनस वन जीरो हो गया, ठीक है। तो फेब को ही अगर हमें पे करना है, हमारा फेब तक का ही अकाउंट बन रहा है, तो इसका मतलब एटलीस्ट इस अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट ड्यू हम लोग दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट फेब को ही पेमेंट करना है, ये अकाउंट ही हम लोग का फर्स्ट फेब तक का ही बनेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपीज पे 6% करके 0 डेज का कोई भी इंटरेस्ट हमारा एक्रू नहीं होता है, तो ये यहाँ पर किसी तरह का इंटरेस्ट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो कोई डेज रिकॉर्ड होगा, ना तो कोई इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। अब इस अकाउंट को क्लोज करने का क्या रूल्स है? सबसे पहले हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली क्या हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट। मतलब हम लोगों ने कैसे रिकॉर्ड किया, हम लोगों ने देखा कि हमें शाम से इतना इंटरेस्ट मिल सकता है अगर वो टाइम पे पेमेंट ना करे, ठीक है। हम लोगों को शाम से इतना इंटरेस्ट मिल गया 90 रुपीज पे, मतलब इतना इंटरेस्ट, सॉरी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 90 रुपीज पे, क्योंकि उन्होंने टाइम पे पेमेंट किया था, दैट इज 1 अक्टूबर। लेकिन बाकी पेमेंट अगर नहीं किया है तो मिलेगा, क्योंकि देखो आगे जाके हमारे पास शाम से कोई भी किसी तरह का कैश रिसीव हुआ ही नहीं है। फिर हम लोगों ने परचेस किया और उसका पेमेंट किया 330, ये परचेस पे, ठीक है, ये परचेस पे हम लोगों ने पेमेंट किया, लेकिन एक मंथ पहले किया तो हमें रिबेट भी मिला, इंटरेस्ट ज्यादा क्रेडिट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो परचेस किया उसका ड्यू डेट था 1/1, ठीक है, तो हम लोगों ने 1/12 को दिया, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ज्यादा लगा होगा। यहाँ पर 1/1 का पेमेंट था 1/1 में किया, और 1/2 में एक सेल किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सेल का इंटरेस्ट हमारा डेबिट कितना है टोटल और क्रेडिट कितना है, किधर ज्यादा है वही चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 5 रुपीज है, यहाँ भी 5 है, 3.36, मुझे तो लग रहा है कि इधर ही ज्यादा है, चेक करते हैं एक बार। 4.04 प्लस 5, 9.04 प्लस 3.36, 9.04 प्लस 3.36 प्लस ये हो जाएगा 3.06, ठीक है। तो टोटल हो गया 15.46, मुझे तो इधर ही ज्यादा लग रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर चेंज कर लेंगे। 15.46 इतना इंटरेस्ट हम लोगों का डेबिट साइड आया, ठीक है। और इधर कितना इंटरेस्ट आ रहा है चेक करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 15.46, ये मुझे ज्यादा लग रहा है। माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1.82 1.02, 1.82 1.02, 1.82 1.02 माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 2.55, ये हो गया 5 + 2 7, 7.65, ठीक है, 7.65 माइनस 7.65, ठीक है। तो 4.97 आ रहा है, ठीक है। इधर बैलेंस आ रहा है इंटरेस्ट का 4.97, और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये बन रहा है कब, 31st, सॉरी ये 1 फेब का बन रहा है, तो 1 फेब को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाई बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बोल के, ठीक है। बाई बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, 4.97 इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है इंटरेस्ट का बैलेंस, यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेबल है, सोचो। अगर इधर बैलेंस आ रहा है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेबल है, कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलो, इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेबल है, कैसे फाइंड आउट करोगे? ये देखो, हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखो अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग एक इंटरेस्ट का कॉलम बना ले, ठीक है, मिस्टर नाथ का इंटरेस्ट का कॉलम, जहां पर उन्होंने श्याम के साथ ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है, तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटरेस्ट बोल के कितना आ जा रहा है 4.04, हमें इतना इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया है, ये देखो, ये एक्चुअली श्याम अकाउंट लिखो, ठीक है। ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। मान लो हम लोग अगर अलग इंटरेस्ट अकाउंट बनाते, तो श्याम टू इंटरेस्ट, हमें हम लोगों ने श्याम का पहले इतना इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर उसी पे हम लोगों ने इंटरेस्ट उनका रिवर्स कर दिया, देखो 1.82, इतना हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर से देखो हम लोगों का कितना कितना आएगा, ये इधर देखो 2 साइड में आ रहा है, हम पहले 2 साइड का पूरा देख देख के लिख लेते हैं। 5 3.36 3.06, 5 3.36 3.06 है, ठीक है। और इधर बाई इंटरेस्ट बोल के और कितना कितना है, एक है 5.1, ये 5.1 देखा था मैंने, 5.1 2.55 1.02, 2.55 1.02, 2.55 1.02, और ये बचा हुआ हम लोगों ने बैलेंस निकाला है, ठीक है, बचा हुआ हम लोगों ने बैलेंस निकाला है। अब समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रूल्स क्या बोल रहा है, मतलब सिस्टम कैसे हो रहा है। श्याम के अकाउंट में हम लोगों ने इतना इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, ठीक है, लेकिन श्याम ने सही टाइप
टाइम पे पेमेंट करके, ये देखो 4.04 जो इंटरेस्ट था उस पे सही टाइम पे पेमेंट करके 1.82 का इंटरेस्ट जो है वो कम कर लिया था हम लोगों से, ठीक है। नाथ ब्रदर्स ने सोचा था कि फेब तक उनको इतना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, बट उन्होंने टाइम पे किया, इसीलिए इंटरेस्ट का जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था उसका वैल्यू कम होके 2.22 हो गया। ये हो गया लॉजिक पहले वाले ट्रांजैक्शन का। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहां से फिर से देखते हैं, फिर इन्होंने क्या किया था, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बाकी इजीली कर सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद गुड्स परचेज किया था, ठीक है, उसके बाद गुड्स परचेज हुआ था और उस पे 5.10 का इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, मतलब हम लोगों को 5.10 का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने शाम को 3:30 का पेमेंट किया, वो भी अर्ली किया। तो 3:30 के पेमेंट पे हमारा इंटरेस्ट तो रिवर्स हुआ, उसके साथ साथ रिबेट भी मिला, और वो मैंने तुम लोगों को दिखाया अलग अलग करके, टोटल करके 3.36 आया रिबेट, और जो हमारा इंटरेस्ट रिवर्स हो गया तो 3.36 लेस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कंसेप्ट हो रहा है, 3.36 हम लोगों को कम देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही ये वाला हो गया, उसके बाद यहाँ पर फिर से पेड टू शाम हुआ 3:30, फिर से पेड टू शाम हुआ 3:30, और उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना रिवर्स हो गया, ये देखो यहाँ पर हो गया अच्छा ये 5 और ये 3.36, अच्छा पहले वाला 5 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर पहले 5 लिख लेते हैं, वो जो टोटल हुआ था वो 5 हुआ था, ठीक है, जो रिबेट वाला हुआ था, और यहाँ पर 3.36, मतलब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर 4.04 का परचेस किया था शाम ने, जिसपे 4.04 का इंटरेस्ट हम लोगों ने फेब तक रिकॉर्ड किया था, ये सोच के कि अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो फेब तक इतना इंटरेस्ट होगा। उन्होंने टाइम पे पेमेंट किया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना इंटरेस्ट जो है रिवर्स करवा लेंगे, ठीक है, इतना इंटरेस्ट जो है रिवर्स कर देंगे, तो बचा कितना 2.22 उनको इंटरेस्ट देना है। उसके बाद हम लोगों ने 5.10 का इंटरेस्ट एक्रू किया, क्योंकि हम लोगों ने शाम से परचेस किया, और अगर हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो हमें 5.10 इंटरेस्ट के साथ फेब तक का पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन हम लोगों ने टाइम पे किया 3:30 का, अर्ली भी किया, तो हमारा 5 रुपीज डिडक्ट होगा। उसके बाद फिर से 3:30 का किया, उस पर 3.36 का इंटरेस्ट हमारा जो है डिडक्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद 3:30 का 2 पेमेंट हो गया, फिर से परचेस किया गुड्स, फिर से परचेस किया, फिर पेड जब किया तब देखना पड़ेगा, तो 2 बार परचेस किया, दोनों परचेस पे हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, ठीक है, 2.55 और 1.02, तो ये दोनों ऐड हो जाना चाहिए, ये देखो 2.55 और 1.02 ये दोनों हम लोगों का ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो लगभग हम मैंने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, 5.1 5 3.36, ठीक है, 2.55 1.02, अब बचा 3.06 वाला, ये हम लोगों ने पे किया था, पे करने की वजह से 3.06 का हमारा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया, हम लोग इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और जितना जितना हमारा रिवर्स हो रहा है, तो इसको अगर एडजस्ट करोगे तो वही अमाउंट आएगा, देख सकते हो, ठीक है। हम कैलकुलेटर पे देख रहे हैं 4.04, ठीक है, माइनस 1.82, ठीक है, फिर जितना भी आया 2.22, फिर प्लस 5.10, माइनस 5, माइनस 3.36, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2.55, 2.55, फिर हो गया 1.02, ठीक है, फिर हो गया माइनस 3.06। अच्छा, ये नेगेटिव कैसे आ गया, 4.04 माइनस 1.82, ठीक है, फिर 5 और 5.1, अच्छा ये 5.1 5 तो रिवर्स हो जाएगा, 5.1 कौन सा था, 5.1 था परचेस का, इतना हमें पे करना पड़ सकता है, ठीक है, तो ये ऐड होगा, लेकिन हम लोगों को 5 रुपीज और 3.36 का डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही किया है मैंने। फिर यहाँ पर 2.55 जो है, 2.55 और 1.02 का रिकॉर्ड हुआ, 2.55 और 1.02 और 3.06 रिवर्स हुआ, तो आंसर तो सही आना चाहिए। अच्छा, इधर देखते हैं, ये बैलेंस करके भी तो सही आना चाहिए, ये देख लेते हैं एक सेकेंड, यहाँ पर टोटल करते हैं, ये तो वैसे ही आएगा है ना। ये देखो 4.04 प्लस 5 प्लस 3.36 प्लस 3.06, तो ये हो जाएगा 15.46, ये तो वैसे ही आएगा जैसे लेजर बैलेंस करके हम लोगों ने किया, 15.46, ठीक है, माइनस 1.82, माइनस 5.1, माइनस 2.55, माइनस 1.02, तो ये आ जाएगा
4.97 ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, ये भी हो जाएगा, शायद कुछ प्लस माइनस गलत हो रहा है। यहाँ से बैलेंस कितना आ रहा है देखो 4.97, यानी श्याम जो हमारा कस्टमर है उनका इंटरेस्ट अकाउंट जब हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंडिविजुअली बनाते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि हमारा इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस आया। सोचो, ये भी हो जाएगा, ये कुछ प्लस माइनस गलत हुआ होगा, अकाउंट से भी समझ सकते हैं, हमारा डेबिट बैलेंस आया। मतलब नाथ ब्रदर्स देख रहा है कि मेरा एंट्री क्या आ गया, मेरा एंट्री आया समथिंग डेबिट टू श्याम, यानी श्याम शाम से ये क्या हो जाएगा, क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा या फिर शाम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, इतने सारे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किया हम लोगों ने एज ए परचेजर एज ए सेलर। ठीक है, इतने सारे इंटरेस्ट को रिवर्स किया तो नेट ये आ रहा है 4.97। तो इधर आया, अगर हम लोग इसको ब्रॉड डाउन करते हैं तो टू बैलेंस बीडी हो गया। तो टू बैलेंस बीडी यानी डेबिट साइड का ब्रॉड डाउन हुआ, डेबिट साइड मतलब एसेट होता है। तो क्या शाम से हमें इंटरेस्ट मिलेगा या शाम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोलो कंक्लूजन क्या निकल के आया। अगर मेरा इधर बैलेंस आ रहा है, कस्टमर अकाउंट में मेरा इंटरेस्ट का बैलेंस इधर आ रहा है जिसको ब्रॉट डाउन करने से ये दिख रहा है, तो क्या हमें शाम से इंटरेस्ट मिलेगा। डेटर है ना श्याम, तो डेटर का डेबिट बैलेंस हो रहा है, तो क्या हमें इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट मिलने वाला है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पे करने से तो ओपनिंग लाइबिलिटी साइड में ब्रॉट डाउन होता है ना, मिलने से तो एसेट साइड में दिखेगा, रिसीवेबल दिख रहा है, मिलने वाला है। मिलेगा। ठीक है, मिलेगा 4.97 मिलेगा, ये सारे कंक्लूजन में देखा हम लोगों ने 4.97 मिलेगा, वो हमें यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए, तो पहले देखो जिधर बैलेंस आया हम लोगों ने कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हम लोगों को श्याम से इंटरेस्ट मिलेगा, उसका ड्यू एंट्री क्या होता है, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्लोज होता है ये अकाउंट, देखो हम कलर चेंज करके लिख देते हैं क्या किस तरह से क्लोज हो रहा है। टू इंटरेस्ट बोल के हमें लिखना पड़ेगा। अब कहाँ लिखे, डेट कॉलम में तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, 4.97 को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, इंटरेस्ट कॉलम में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि शाम से अगर हमें कोई पैसा मिलेगा तो उसमें हमें 4.97 इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर हमें शाम को पैसा देना भी पड़ता है तो भी हम लोग उनसे 4.97 इंटरेस्ट लेंगे। तो ये क्लोज कहाँ होगा, ये अमाउंट कॉलम में क्लोज होगा। डेज का कोई बैलेंस नहीं होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ना ही डेट का होता है। ठीक है, तो बैलेंस किस चीज का होता है, सिर्फ इंटरेस्ट और अमाउंट कॉलम का। कैसे क्लोज होगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट का बैलेंस देखेंगे कि किधर आ रहा है, इधर आया तो शाम से मिलेगा, अगर इधर आता तो शाम को देना पड़ता, देन हम लोग बाई इंटरेस्ट लिखते हैं, मतलब इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो जाता, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल के। ठीक है, डेज और डेट का कॉलम कभी वहां पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, डेज और डेट के कॉलम में कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉलम क्लोज करना है, मतलब ये अगर नहीं भी देते कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये दो कॉलम। अब देखो आगे कैसे क्लोज होगा, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये टोटल करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, पहले इंटरेस्ट का बैलेंस निकालेंगे, आफ्टर दैट इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे। अगर बैलेंस हमारा इधर आ रहा है तो इधर ट्रांसफर होगा रिसीवेबल, और अगर इधर आ रहा है तो इधर ट्रांसफर होगा, कहां पर जाएगा, बैलेंस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कॉलम में दिखाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है। सोचो कोई अगर पेमेंट डिले में करता है तो उसका पेमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लेंगे, अगर पहले देता है तो उसका रिसीवेबल अमाउंट से हम लोग इंटरेस्ट डिडक्ट मतलब रिबेट देंगे, तो इसीलिए ये अमाउंट कॉलम में जाएगा। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 330 330 660 प्लस 200 मतलब 860 860 प्लस 20 880 प्लस 600 880 प्लस 600 प्लस 4.97, तो ये टोटल हो जाता है 1484.97। ये भी समझा देते 1484.97। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 1484.97 हो रहा है तो यहाँ पर बैलेंस कुछ आएगा क्या, चेक करते हैं। यहाँ पर 1 फेब बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये दो कॉलम में तो कभी कुछ नहीं लिखना है। अब चेक करेंगे 50 500 500 1000 1290 माइनस 1290, तो यहाँ पर बैलेंस आ जा रहा है 194.97। ठीक है, 194.97। अब ये 194.97 का मतलब समझो, देखो ये बताते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखें तो देखो यहाँ पर
नाथ ब्रदर्स का रिसीवेबल क्या है और पेएबल क्या है, हम दिखाते हैं यहाँ पर, देखो रिसीवेबल और पेएबल। तो यहाँ फिर से देखते हैं, देखो नाथ ब्रदर्स का श्याम को गुड्स बेचा है 200, तो श्याम से 200 मिलने वाला था, ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन। फिर उन्होंने श्याम से 90 रुपीज रिसीव किया, ठीक है, 90 रिसीव कर लिया, तो उनका बचा कितना, 110 रुपीज उनका रिसीवेबल बचा, ठीक है। फिर उन्होंने परचेस किया श्याम से 500 का, तो उनका पेएबल 500 हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर उन्होंने 500 में शाम को 330 करके 2 बार पे किया, तो एक बार 330, फिर जितना बचेगा उस पे 330, उनका 170 बचा, ठीक है। फिर उन्होंने 330 पे किया, तो उन्होंने ज्यादा पेमेंट किया, ठीक है, तो उनका नेगेटिव 160 आ रहा है, देखो, है ना। मतलब अगर हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बिना कोई अकाउंटिंग टेक्निक के पढ़ के करना चाहे तो इस तरह से होगा कि पहले उन्होंने गुड्स बेचा, फिर पैसा रिसीव किया, तो उनका अभी भी 110 इसी ट्रांजैक्शन पे रिसीव होना था। फिर उन्होंने गुड्स परचेस किया, 2 बार पेमेंट किया, 500 का परचेस करके 660 का पेमेंट किया, इसका मतलब उन्होंने ज्यादा एडवांस कर दिया। फिर उन्होंने गुड्स परचेस किया 500 का, ठीक है, फिर उन्होंने परचेस किया 500 का, तो उनका पेएबल 500 नहीं होके उनका पेएबल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 340 का उनका पेएबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने परचेस किया 200, अच्छा, फिर से उन्होंने 200 का परचेस किया, तो उनका पेएबल हो गया 540, ठीक है, उनका पेएबल 540 हो गया। फिर उन्होंने पे किया शाम को 600, अच्छा, जबकि उनको पे करना चाहिए था 540 तक, बट उन्होंने शाम को 600 पे किया, तो उनका नेगेटिव दिख रहा है 60 रुपीज, ठीक है, नेगेटिव 60 रुपीज दिख रहा है, मतलब उन्होंने शाम को 60 रुपीज ज्यादा दे रखा है। फिर उन्होंने शाम को 20 रुपीज का गुड्स बेच दिया, तो उनका रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो 130 उनका रिसीवेबल है, सोचो, और उन्होंने शाम को एक एक्स्ट्रा 60 रुपीज दे रखा है, तो उनका टोटल रिसीवेबल कितना है, टोटल रिसीवेबल, क्योंकि पेएबल तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक्स्ट्रा 60 रुपीज दे रखा है, तो उनका टोटल रिसीवेबल बताओ कितना है। देखो ये तो सिंपल हो गया ना बात, ये देखो उन्होंने 200 का सेल किया था, 90 रिसीव किया, 110 में फिर 20 रिसीव किया, तो उनका अभी भी 130 रुपीज शाम से मिलना बाकी है। और उन्होंने शाम से जो भी परचेस किया था उसमें उन्होंने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया, 60 रुपीज जो है उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, लेकिन उनको शाम से 30 रुपीज 130 रुपीज सेल के हिसाब से मिलने वाला है। और परचेस का उनका जो पेमेंट था उन्होंने एक्स्ट्रा 60 रुपीज पे कर रखा है, तो उनका शाम से कितना पैसा मिलना चाहिए बताओ, उनको शाम से कितना पैसा मिलेगा, कितना रुपीज मिलेगा शाम से। उनको शाम से कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। 70 माइनस क्यों होगा, ये नेगेटिव है तो क्या हुआ, ये तो नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है। ये नेगेटिव मतलब क्या, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है ना, तो टोटल रिसीवेबल अगर माइनस ये नेगेटिव है तो माइनस तो नहीं होगा ना, लॉजिकली सोचो एक बार, ये तो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। अगर मान लो कि हम लोग ही नाथ ब्रदर्स है और हम लोगों ने 500 का चीज खरीदा, 330 दिया, हमें और 170 देना था, हम लोग 330 दे दिए, तो हम लोगों ने 160 उनको एडवांस कर दिया हमारे क्रेडिटर को। फिर 500 का परचेस किया, मतलब क्रेडिटर को 340 देना पड़ेगा। फिर 200 का परचेस किया, 540 देना पड़ेगा, दे दिए 600, इसका मतलब उनको 60 एडवांस दे दिए। तो फिर शाम से अगर वो पैसा लेंगे तो अकाउंट क्लोज करते वक्त कितना दिखाएंगे, 130 तो हम लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो सेल किया था उसमें हम लोगों को 130 रुपीज अभी भी मिलना बाकी है, और 60 रुपीज एडवांस दे रखे हैं, तो 60 भी तो मिलना चाहिए, तो कितना मिलेगा सोच के थोड़ा सा बताओ कितना होगा। 190 हाँ 190, ठीक है, 190 मिलेगा, प्लस ये इंटरेस्ट मिलेगा 4.97, है ना, शाम से प्लस 4.97 शाम से इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा, 194.97। अब यहाँ पर देखो, बिना अकाउंट करंट बनाए मैंने इतने जल्दी इसको कैलकुलेट कर दिया, बट हमें तो टेक्निक सीखना पड़ेगा। ये देखो 194.97, यानी हमें शाम से ये पैसा मिलेगा, रिसीवेबल है, क्यों, ये भी तो डेटर अकाउंट है, तो डेटर का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो टू बैलेंस बीडी, यानी हमें शाम से टोटल 190 रुपीज तो ऐसे ही मिलेगा, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है।
और इंटरेस्ट का एडजस्ट होने के बाद हमें 4.97 मिलेगा, इसीलिए अमाउंट कॉलम में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक है। देखो इसमें अगर नहीं समझाते हैं तो क्वेश्चन इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर ही सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये बता दें कि हमें ड्यू डेट से अकाउंट एंड तक कैलकुलेट करते जाना है, इंटरेस्ट इधर लिखना है, इधर आएगा तो इधर ट्रांसफर करो, इधर आएगा तो इधर ट्रांसफर करो, बट वो तो प्रोसेस हुआ नहीं। तो एक्चुअली देखो ये पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगर ये अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं जाके हम लोग सिंपल ऐसे देखते हैं कितना पेबल है रिसीवेबल है, 190 हमारा रिसीवेबल है, और इंटरेस्ट को अगर हम लोग इंडिविजुअली ये पैटर्न में कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम लोगों ने वर्किंग नोट किया है कि कितना पेबल है कितना रिसीवेबल है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का 4.97 आ जाएगा। ऐसे करके भी आएगा, शायद कुछ प्लस माइनस गड़बड़ हुआ है, ऐसे भी चेक करके देख सकते हो जैसे मैंने ये दिखाया। तो जैसे ही ये वैल्यू आ जाएगा हमें पता चल जाएगा इंटरेस्ट पेबल है कि रिसीवेबल है, जैसे ये दिखा पेबल है कि रिसीवेबल है। ठीक है, इसका भी कॉलम बना के कर सकते हो। तो ये अकाउंट करंट एक ही जस्ट वर्किंग नोट में हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मेथड से हमें करना है। ये मेथड का नाम क्या है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, विथ द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। ये इंटरेस्ट टेबल के हेल्प से ये वाला अकाउंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस हुआ, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू करने से ही समझ जाओगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अच्छा यहाँ पर देखो ये रूल्स जो बताया था, हम बोले थे हम पढ़ के बता देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल ट्रांजैक्शन आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर्म में दिखाना है। देयर आर 2 एडिशनल कॉलम ऑन बोथ साइड ऑफ सच अकाउंट। 2 एडिशनल कॉलम होगा, एक डेज का एक इंटरेस्ट का। One column is meant to indicate the number of days counted from the due date of each transaction to the date of rendering the account. एक कॉलम जो एक्स्ट्रा होगा उस कॉलम में नंबर ऑफ डेज लिखा जाएगा, वो काउंट किया जाएगा ड्यू डेट से लेके जब तक का अकाउंट बन रहा है। इफ नो स्पेसिफिक डेट इज मेंशन एज द डेट ऑन विच पेमेंट इज ड्यू। अगर ड्यू डेट नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, जबकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ड्यू डेट था, अगर कहीं पर भी ड्यू डेट मिसिंग है, द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज प्रिज्यूम टू बी द ड्यू डेट। ठीक है, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही हम लोग ड्यू डेट मान लेंगे। जैसे कि देखो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये देखो गुड सोल्ड टू श्याम, अच्छा इसका ड्यू डेट दिया हुआ था, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो ये हम लोग का ड्यू डेट दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में ये ड्यू डेट मिसिंग रहता तो हम लोग 10 दिसंबर को ही हम लोग का ड्यू डेट मान लेते। तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही हम लोग प्रिज्यूम्ड कर लेंगे, वही हमारा ड्यू डेट है। द अदर कॉलम इज मीन्ट फॉर राइटिंग इंटरेस्ट। दूसरा कॉलम जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसका नाम है इंटरेस्ट। With the help of ready-made tables, interest due on different amount at given rates or different periods of time is found out and this is entered against each item separately. क्या करना है, रेडीमेड टेबल, हमें जो टेबल हम लोग रेडी कर रहे हैं उसके हेल्प से हमें इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफरेंट अमाउंट, अलग अलग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, जो रेट गिवन है उसके हिसाब से फॉर डिफरेंट पीरियड्स, जितने डेज के लिए हो रहा है, कैलकुलेट करके हमें इंटरेस्ट को एक एक के बाद एक लिखते जाना है। ठीक है, जहां जहां होगा हम लोग का ड्यू। ठीक है, तो ये प्रोसेस कुछ खास नहीं है, प्रोसेस बहुत ही इजी है, लेकिन कंसेप्ट तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान है। ये देखो ये कंसेप्ट है, कितना रिसीवेबल पेबल, टोटल रिसीवेबल या पेबल, और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट का, ये देखो उसका भी हम लोगों ने इस तरह से बनाया ही है वर्किंग नोट, इसमें भी प्लस माइनस करोगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली नाथ ब्रदर्स को अपने कस्टमर से रिसीवेबल है। ठीक है, तो 190 रुपीज प्रिंसिपल का मिलेगा, 4.97 इंटरेस्ट का मिलेगा। अच्छा अब देखते हैं, इसी क्वेश्चन को और एक मेथड से किया गया है, वो वाला मेथड भी हम लोग सीख लेंगे। देखो अच्छा यहाँ पर देखो, ये चीज मैंने करवा दिया, यहाँ पर बोला था वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज द डेट ऑफ ड्यू डेट इज इग्नोर्ड। जैसे मैंने माइनस कर करके किया ना, द ड्यू डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज इंक्लूडेड वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ओपनिंग बैलेंस से हम लोग नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज काउंटेड। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, इस बात का मतलब समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोगों का जब ड्यू डेट आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 दिसंबर, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 दिसंबर के 1 तारीख को इग्नोर कर दिया। 31 - 1 करने का मतलब ड्यू डेट का डेट इग्नोर कर रहे हैं, फर्स्ट डेट। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, लाइक टू बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो वहां पर वो डेट इग्नोर नहीं होगा, वो इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 ओपनिंग डेट, 1 ओपनिंग डेट, तो वहां पर हमारा वो डेट इग्नोर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ द मैटर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन एक बार रूल्स बता दिए यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये रूल्स हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे।
फिर मेथड टू है करंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट मेथड के थ्रू से, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू से सेम क्वेश्चन ही हमें करना है। तो देखो हम सेम क्वेश्चन ही करके दिखाते हैं कि प्रोडक्ट मेथड के थ्रू से क्या होगा, फिर हम मेथड पढ़ के समझा देंगे कि मेथड कैसे होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा हमारा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट वगैरह हमारे पास कैलकुलेटेड है। श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स इंटरेस्ट to 1st of Feb 2020 at the rate of 6% पर एनम, ठीक है। कॉलम क्या क्या होगा, कॉलम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नाम, ठीक है, बस एक कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट के जगह यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट। बस इतना ही फर्क है, इंटरेस्ट के जगह हो जाएगा प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कोई नया रूल्स नहीं है, ठीक है, ये कोई नया रूल्स नहीं है। क्या करना है देखो इसमें, यहाँ पर देखो बताए भी, एक बार पढ़ के बता देते। व्हेन द मेथड इज फॉलोज, व्हेन दिस मेथड इज फॉलोड द वे ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट रिमेन्स द सेम, एक ही रहेगा। इन दिस मेथड इज ओनली द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज डिफरेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका सिर्फ अलग होगा, बाकी एक ही जैसा रहेगा। Under the previous method, interest columns are provided on both sides of the account current and the interest in respect of each item is found out and the ready-made interest table from the ready-made interest table। तो पहले वाले मेथड में क्या था, दोनों साइड इंटरेस्ट कॉलम था जहां पर हम लोग इंटरेस्ट टेबल से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे और उसको पुट कर रहे थे। इन दिस मेथड इंटरेस्ट कॉलम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट कॉलम। यहाँ पर देखो सभी एक ही चीज हम लोगों ने लिखा है एक्सेप्ट प्रोडक्ट कॉलम। प्रोडक्ट इन दिस केस इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है ये वाला, देखो प्रोडक्ट का मतलब है ये, यहां से हो जाएगा, ये देखो प्रोडक्ट का मतलब है 200 इंटू 123, ये प्रोडक्ट, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, ये डेज है। प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये देखो वही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इन दिस केस इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का कॉलम में वही जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन द सेम थिंग एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्ट फॉर 1 डे। अच्छा, अब ये बाकी नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग नहीं करते। चलो हमें प्रोडक्ट कॉलम तो पता चल गया है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर 2019 का एंट्री होगा, ठीक है। पहला एंट्री होगा कब, देखो पहला एंट्री हो जाएगा, क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 16 ऑफ सितंबर का, 16 ऑफ सितंबर में 2 सेल्स हो जाएगा, ठीक है। जस्ट देख देख के लिखो, 2 सेल्स हो जाएगा। इसका ड्यू डेट था 1 ऑफ अक्टूबर, इसका ड्यू डेट था 1 ऑफ अक्टूबर, अमाउंट था 200 और इसमें डेज आया था 123 डेज, ठीक है। इसमें डेज आया था 123 डेज, हमें 123 इंटू 200 लिखना है। इसका चाहो तो अलग से वर्किंग नोट कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ से ही करवा देते, लेकिन नहीं तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 200 इंटू 123, तो ये हो जा रहा है 24,600, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 24,600 प्रोडक्ट कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन हो जाता है कब का, देखो पेमेंट हुआ है, कैश रिसीव 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ऑफ अक्टूबर, ये भी 2019 का है, बाई कैश, ठीक है। 1 ऑफ अक्टूबर को ही मिल गया, ड्यू डेट को ही मिल रहा है, 90 रुपीज मिला, ठीक है, 90 रुपीज मिला। और इसमें डेज और प्रोडक्ट, तो डेज और प्रोडक्ट दोनों चेक करते हैं। डेज है 90, प्रोडक्ट हो जाएगा 90 इंटू 123, 11,070, ठीक है। और डेज है 123, 123, 11
070। ठीक है, अभी तो वहां से देख के कर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर यही मेथड बोलेगा तो हमें फिर से सारा चीज ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेज फिर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, तो 21 अक्टूबर। ठीक है, गुड्स परचेज किया, बाई परचेज। अच्छा, इसका ड्यू डेट कब था? 1 December 500। ठीक है, 1 December, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट 500। डेज कितना था, चेक करते हैं यहाँ पर। डेज था 62, 62 इंटू 500 होगा, 62 डेज था। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 62 और 62 इंटू 500, 500 इंटू 62, तो ये आ जाएगा 31,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेड टू श्याम 330 नवंबर को, 1 November टू कैश, 1 November 330 रुपीज। ठीक है, और डेज देख लेते हैं 330 रुपीज का। एक बार है 92, फिर 62, 92 और 62। एक है 92, उसके बाद वाला है 62। तो 92 इंटू 330, 330 इंटू 92, तो ये वैल्यू आ रहा है 30,360। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर फिर से पेमेंट का ही आ जाएगा, 1 December को पेमेंट कर रहे हैं टू कैश। ठीक है, यहाँ पर भी 1 December ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास अलग से, क्योंकि देखो ये तो पेमेंट का वैसे ही ड्यू डेट था, तो ट्रांजैक्शन ड्यू एक ही बात है, ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 330 और ये 62 डेज मैंने पहले ही लिख लिया था वहां से देख के, तो इंटू 62 करेंगे तो 20,460 आ जाता है। ठीक है, अच्छा, 330 का दो ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स परचेज 5 December को, तो 5 December बाई परचेज। अच्छा, इसका ड्यू डेट है 1 Jan था शायद, देखते हैं। 1 Jan था इसका ड्यू डेट, 1 Jan था, और 500 था। ठीक है, 1 Jan था और 500 था। फिर से सेम देखो, फिर से सेम हो रहा है। परचेस 10 December को, 10 December को बाई परचेज। ठीक है, बाई परचेज, और यहाँ पर ड्यू डेट है 1 Jan का, 1 Jan का, और अमाउंट देखो, अमाउंट है 200। ठीक है, अमाउंट है 200। अब डेज देख के वहां से लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर डेज आ जाएगा 31, 31, लगातार दो बार 31 डेज था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 31, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 31, तो 500 इंटू 31, 005 15,500, और यहाँ पर हो जाएगा 31 इंटू 2, 6200। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 10th, इसके बाद 2020 का आ जाएगा। पेड टू श्याम 1 Jan को, तो 1 Jan को पे किया है हम लोगों ने शाम को, तो टू कैश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 1 1 ही हो जाएगा। अमाउंट कितना है जो पे किया है? 600 पे किया है। ठीक है, अच्छा, डेज लिखना पड़ेगा, और फिर से गुड सोल्ड टू श्याम, तो ये भी लिख लेते हैं 9th Jan का, टू सेल्स। 1 Feb है, ड्यू डेट देखो 1 Feb था। ठीक है, 20 रुपीज का। इसका कोई भी डेज नहीं होगा, क्योंकि ये 0 डेज होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 Feb तक प्रिपेयर करना है। और उसके आगे कितना डेज होगा? 31। ठीक है, ये वाला 31 था, तो यहाँ पर हो गया 31। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,600। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली ना, ये जीरो लिखने का जरूरत ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे डैश या ऐसे ब्लैंक रख दो। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम लोग वहां पर इंटरेस्ट कॉलम को देखो, ड्यू डेट का कॉलम का कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर्स का तो कुछ होता नहीं है, डेट, ड्यू डेट और डेज, इसका तो कुछ नहीं होगा। मेनली जो भी होगा अमाउंट और प्रोडक्ट। तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 1 Feb में हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा प्रोडक्ट बैलेंस है, तो बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितना प्रोडक्ट हमारा बैलेंस आ रहा है। तो इधर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे पहले पता है कि इधर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वाला भी तो इधर ही आया था ना, तो इधर ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो कितना होगा। 24,600, 24,600 प्लस 30,360 प्लस 20,460 प्लस 18,600, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 94,020।
ऐसे आ रहा है 94020, ठीक है, 94,020। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, देखते हैं 11070 माइनस 31,000 माइनस 15,500 माइनस 6,200, तो ये हो जाएगा 30,250, ठीक है। ये बैलेंस आ गया प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का बैलेंस मतलब अमाउंट और डेज की कितना अमाउंट कितने दिन तक बाकी है, वो सारा एडजस्ट करने से हमारा आया कि 30,250 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सब में कुछ नहीं होगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। और हम लोग इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे, देखो सिंपल बात है, इस तरह से चेक करेंगे। इसका क्या वर्किंग नोट बनेगा, एक तो ये वर्किंग नोट बनेगा, देखो एक तो हमारा ये वर्किंग नोट बनेगा, वहां पर हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो वर्किंग नोट बनेगा वहां पर ये चीज इस तरह से प्रेजेंट होगा, ये देखो। सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट के जगह लिखोगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का आंसर ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर जितना आना है उतना आएगा। ये एक वर्किंग नोट तो बनेगा कंफर्म इसमें, ठीक है, जो मैंने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर देख के हम लोग कर सकते थे। और एक वर्किंग नोट बनेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग का, देखो बैलेंस आया 30,250, इस पे हम लोग 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1/365 डेज करके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30,250 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365। बताते हैं क्यों 1/, किया, ये हो गया 4.97, देखो वही आंसर आ गया। तो बेसिकली ये हुआ क्या, ये देखो, ये मैंने ये वाला चीज एवरेज ड्यू डेट में भी बताया है, मैंने यही वाला सेम चीज पार्टनरशिप में भी बता रखा है तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पर एक्चुअली जब हम लोग ये और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारा हमारा रिसीवेबल नहीं है, सारा पेएबल नहीं है, एडजस्टेड है, कुछ रिसीवेबल है कुछ पेएबल है। तो एडलेस करने के बाद हमारा बैलेंस कितना आया, 30,250। और क्योंकि वो बैलेंस हमारा इधर आया, ठीक है, मतलब हम लोग का डेबिट बैलेंस आया, इसीलिए वो एसेट है। अब इस पे इसको ऐड करने से तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6%। तो 6% डिवाइडेड बाई 365 होगा, क्योंकि बाकी डेज तो हम लोग ले चुके हैं कॉमन, है ना। इसको अगर ऐड करते हो तो वैसे ही आएगा ना, कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, ठीक है। जहां रिसीवेबल है ऐड होगा, जहां पर पेएबल है वहां लेस होगा। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग कॉमन ले तो ये आ सकता है। तो 6% रेट पे एक दिन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मैथमेटिकली वही आ रहा है 4.97। ये रिसीवेबल है, क्यों रिसीवेबल है, क्योंकि ये रिसीवेबल अमाउंट है, तो इस पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा। अगर हमें अपने कस्टमर से पैसा मिलने वाला है तो हमें इंटरेस्ट भी मिलने वाला ही होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर देंगे, टू इंटरेस्ट बोल के, इंटरेस्ट मिलेगा तो टू इंटरेस्ट बोल के कौन से कॉलम में जाएगा, अमाउंट कॉलम में जाएगा, कितना 4.97, ठीक है। यहाँ पर टोटल करेंगे 4.97, तो ये फिर से उतना ही आ जाएगा जो पहले आया था, ये वाला 1484.97। ये देखो 1484.97, ठीक है। इतना अमाउंट जो है ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है, इस बैलेंस पे, ठीक है। अगर हमें ये पैसा रिसीवेबल अपने कस्टमर से तो उस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग फाइनली इस अकाउंट को क्लोज करेंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के। ये तो ड्यू डेट का कॉलम है, इस पे कुछ नहीं करना है। ये अमाउंट का कॉलम है, ये डेज का कॉलम है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का तो हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे कि हमें टोटल कितना पैसा मिलेगा। इसका मतलब अगर इसको बैलेंस करोगे ना, ये देखो 1484.97, अगर इसको बैलेंस करोगे तो कितना अमाउंट आएगा, ये हो गया 500, 500, 1000, 1200, 1290, इससे माइनस कर दो 1290, 1484.97 माइनस 1290, माइनस करने से आ जाता है 194.97, वही वाला अमाउंट आ गया, ठीक है, वही वाला अमाउंट आ गया, लेकिन एक अलग प्रोसेस से 194.97। तो यहाँ पर मेथड क्या हुआ, एक बार जिस्ट बता देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजों को इंटरेस्ट नहीं करके सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट इंटू, यहाँ पर क्या हो जाता है, अमाउंट इंटू परसेंटेज, यहाँ पर हो जाता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटू हो जाता है पीरियड, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा अमाउंट इंटू पीरियड। हम लोग
लोगों ने इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया था, इसीलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बाद में लगाया, ठीक है, बाद में लगाया जो अमाउंट है उस पे। अब ये जो इंटरेस्ट निकल के आया ये रिसीवेबल ही है, ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये रिसीवेबल अमाउंट है, क्योंकि ये डेबिट साइड आया है ना, डेबिट बैलेंस है, तभी तो क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ है। इसका टू बैलेंस बीडी तो होगा, हमें शाम से इतना पैसा मिलेगा, अगर पैसा मिलेगा तो इस पे इंटरेस्ट भी हमें रिसीवेबल ही होगा। तो 6% रेट पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है तो सारे डेज चले गए तो 1 ही बचता है, तो 1 डेज का इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो यहाँ पर दिखाएंगे शाम टू इंटरेस्ट ड्यू एंट्री करेंगे और हम लोग ये दिखाएंगे कि हमें टोटल कितना मिल रहा है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज ये जो है इसको भी कैलकुलेटर में करके तुम लोग देख सकते हो, 190 और प्लस 4.97, तो 194.97 इतना पेमेंट हमें शाम से मिलेगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट हमें ये पेमेंट शाम से मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, एक बार पढ़ के समझा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इतना तक पढ़ लिया था, ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रोडक्ट इन दिस केस इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज फॉर विच, अच्छा ये हो गया था। अच्छा, इन अदर वर्ड्स विद अ व्यू टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टू 1 डे, हम लोग क्या करें सारे ट्रांजैक्शन को एक दिन का दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग उस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 डे का ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज दिस प्रोडक्ट इज एंटर्ड अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन इन द प्रोडक्ट कॉलम। हमें क्या करना है, हर ऐसे ट्रांजैक्शन को प्रोडक्ट कॉलम में दिखाना है, ये देखो कितने दिन का हो रहा है। रिमेनिंग स्टेप्स क्या हो जाएगा, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन टू साइड, हमें क्या करना है पहले प्रोडक्ट का बैलेंस करना है, दोनों साइड में प्रोडक्ट बैलेंस करके फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट का बैलेंस कितना आ रहा है। तो इस अकाउंट को क्लोज करने का स्टेप ऐसे होगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट इन द गिवन रेट एट द बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ए सिंगल डे, फिर हमें एक दिन के लिए बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर तो हमें रूल्स बता दिया, बट एक दिन क्यों हो रहा है ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट पे भी देखा है अकाउंट करें। मान लो अगर हम लोग का ये सब पेबल ही होता है, एक बार इजी करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग का ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद इंटरेस्ट क्या बस 6% इंटू 1/365 होता, बाकी ब्रैकेट में सारा अमाउंट आ जाता, चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए। तो एक दिन का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर बता देंगे। एंटर इंटरेस्ट ऑन एप्रोप्रिएट साइड इन द अमाउंट ऑफ कॉलम, आप समझना पड़ेगा, देखो बोल दिया एप्रोप्रिएट साइड, तो लेकिन पहले नहीं समझाया कि एप्रोप्रिएट साइड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर मेरा इधर रिसीवेबल है तो एप्रोप्रिएट साइड यही वाला आएगा, ठीक है, और अगर हमारा वैसे देखो इसको लेकिन नॉर्मली चेक करके नहीं देख सकते हो, इधर भी बैलेंस आ रहा है इधर भी बैलेंस आ रहा है, डायरेक्ट बैलेंस करके चेक नहीं कर सकते हो कि अमाउंट का बैलेंस कैसे करेंगे, पहले प्रोडक्ट कॉलम को ही बैलेंस करना है, फिर उससे इंटरेस्ट चेक करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा कि पेबल, वो तो यहाँ देख के पता चलेगा कि जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो रिसीवेबल अमाउंट है कि पेबल अमाउंट है। उसके बाद दिस एंट्री इज मेड ऑन द साइड अदर देन दैट ऑन विच द बैलेंस प्रोडक्ट अपीयर्स, तो जहां पर ये अपीयर कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। इसका भी लॉजिक है, क्यों रिकॉर्ड करें, इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से क्या है, इसका इन्होंने वर्किंग नोट एक भी नहीं दिखाया, लेकिन मैंने वर्किंग नोट दिखाया, ठीक है, कैसे करना है वर्किंग नोट मैंने बता दिया। तो ये देखो ये वर्किंग नोट फॉलो करके करना है, कंसेप्ट सही है, यहाँ पर उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है बहुत सारे अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखो दो मेथड देखा, ठीक है, अभी हम लोगों ने दो मेथड देख लिया, एक है ये वाला विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, और ये हो गया बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल के थ्रू से, फिर यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, ये अलग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बस एक छोटा सा चीज बताएंगे और वो अभी करवाएंगे नहीं, यहाँ पर एक मेथड होता है, ये देखो यहाँ पर बोला है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर्स, नंबर्स जो हम लोग डेज कैलकुलेट करें ना उसका दो मेथड होता है, एक फॉरवर्ड मेथड होता है एक बैकवर्ड मेथड होता है, जिसको इपॉक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट उसका नाम हम लिखवा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डेज। दो मेथड होता है, फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड, या फिर इसका और एक नाम होता है इपॉक, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोल दे कि नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड के हिसाब से काउंट करो तो हमें उस तरह से करना है, बैकवर्ड के हिसाब से तो उस तरह से करना है। फॉरवर्ड मेथड क्या होता है, इसमें होता है कैसे काउंट करना है, डेज को फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द
transactions to closing date ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स का ड्यू डेट से लेके हमें ट्रांजैक्शन डेट तक काउंट करना है। इसका मतलब हम लोगों ने जो दो मेथड से डेज काउंट किए, ठीक है, हम लोगों ने जो दो मेथड से क्वेश्चन किया सभी में हम लोगों ने एक ही तरह से डेज काउंट किया, मतलब 123 इसी तरह से। और ये कौन सा मेथड था, हम लोगों ने हर एक डेज को ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट तक काउंट किया, यानी आज हम लोगों ने फॉरवर्ड मेथड ही सीखा। ठीक है, मैंने पहले ये नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन आज हम लोगों ने फॉरवर्ड मेथड से ही सीखा। लेकिन बैकवर्ड मेथड या फिर इपॉक मेथड क्या होता है, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन का प्रोसेस है फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पर कैसे काउंट होगा, बैकवर्ड मेथड में ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट से लेके ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा वो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाया गया है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड मेथड से बोला है। जैसे देखो, हम एक जस्ट समझा देते, लिखवाया है तो थोड़ा सा, ये फॉरवर्ड मेथड से कर रखा है। ठीक है, बैकवर्ड मेथड ये देखो बैकवर्ड मेथड से कर रखा है। बैकवर्ड मेथड में कैसे काउंट करना है, यहाँ पर ये देखो 61 डेज कैसे आया है, कैसे काउंट करना है। बैकवर्ड मेथड का रूल्स ये है, ये देखो फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट। ये देखो, ये ओपनिंग डेट दिख रहा है, ये ओपनिंग डेट है शायद, ये टू बैलेंस बीडी है ना। ओपनिंग डेट से लेके कहां तक काउंट करना है, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब यहां से लेके यहां तक काउंट करना है। चेक करते हैं, जुलाई 30 डेज का होता है, 31 का होता है 30, और अगस्त का 30, तो ये तो 60 हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक रूल्स देखा ना, अगर हमारा कोई ओपनिंग डेट है तो वहां पर हम लोग इस डेट को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ के सुना है, और मैंने बोला भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा कुछ ओपनिंग आता है टू बैलेंस बीडी, तो यहाँ पर ये डेट इंक्लूडेड होगा, एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये 31 हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 31 -1 करके 30 कर लेते, बट ये ओपनिंग डेट अगर है तो ये इंक्लूड करो, मतलब यहाँ पर कुछ एक्सक्लूड करो ही मत। तो जुलाई का पूरा 31 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगस्त का 30, यानी 61 डेज। तो बैकवर्ड मेथड में क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक। ठीक है, जो जिसका हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया है दो अलग मेथड से, दोनों ही हम लोग का फॉरवर्ड मेथड से हुआ है। ठीक है, बैकवर्ड मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं। बस ये फॉरवर्ड हम लोगों ने सीखा है, ये बताने के लिए मैंने ये चीज लिखवा दिया कि फॉरवर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑलरेडी डन। ठीक है, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा, ये हम लोगों ने कर लिया है। बैकवर्ड मेथड हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।